एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है और वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोलकर सामने देखता है तो लगभग 30 अलग अलग महिलाएं खड़ी होती हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही होती हैं। उन महिलाओं में से उसको किसी एक महिला का चुनने की आजादी थी। वह बारी बारी से उन महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला के साथ उसकी नजर मिलती है तो वह देखता है कि उस महिला की निगाहें काफी झुकी हुई हैं। उसके बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्योंकि उसके पहनावे और कपड़े से शायद उसको ऐसा लग रहा था कि उसने इस महिला को कहीं देखा हुआ है। वह उस महिला का चयन कर लेता है और उसको अपने साथ कमरे में अंदर लेकर चला जाता है। वह उस महिला से बातचीत करता है, तब पता चलता है वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी होती है। वह अपनी धर्मपत्नी को रेड लाइट एरिया के कोठे में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है आखिरकार वह करे तो करे क्या। वह जानने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी आखिरकार यहाँ आई तो आई कैसे। काफी सारे सवाल उसके मन में चलने लगते हैं। वह इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करता है तो वह एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आपको भी उस व्यक्ति पर सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला की छोटी सी छोटी गलती हो, वह जाने में हो या अनजाने में, किसी के लिए माफ़ नहीं की जा सकती। बल्कि पुरुष की गलती को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर पुलिस ने महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए यह कदम उठाया है, वह वाकई में काबिले तारीफ करने वाला है। है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आयुष अवस्थी। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलोर की है। दरअसल एक व्यक्ति साहिल जो कि बेंगलोर शहर में रहता है और वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए मुंबई बुलाया। कुछ समय के लिए, अभी 2 से 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। वो पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरी उसको जाना पड़ रहा था वो, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन में कार्यरत था। उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ा। वह मुंबई पहुंच जाता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। इस बीच वह अपनी पत्नी से बातचीत करता है। कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमने आओगी। जैसे ही यह बात अपनी पत्नी से कहता है, उसकी पत्नी खुशी से खुश हो जाती है। कहती है, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं मुंबई जाऊं। आज आप कह रहे हैं तो सपना साकार हो जाएगा। इतनी अच्छी बात है, साहिल ने कहा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया है। आप आराम से बेंगलोर से सीधा मुंबई आइए, मैं इंतजार करूंगा। वह दिन भी आता है और जब वह घर से तैयार होकर बेंगलोर रेलवे स्टेशन आती है, अपनी निर्धारित ट्रेन पर बैठ जाती और सबसे पहले फोन करती है अपने सास ससुर को। कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। 1000 किलोमीटर का सफर है, 17 से 18 घंटे में पूरा हो जाए और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊँ। उसके बाद दूसरा फोन अपने पति को करती है और कहती है, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, आप परेशान मत होना। साहिल कहता है, परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से ज्यादा बात करना, सफर में ज्यादा किसी से सामान लेके खाना, ये सब गलत है। इस तरह से उसको समझाने की कोशिश करता। अब ट्रेन मुंबई के लिए चढ़ पड़ती है। ट्रेन से जिस सीट में वह बैठी थी, उसके सामने वाली सीट पे 2 व्यक्ति बैठे हैं जो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। मगर धीरे धीरे जब सफर आगे बढ़ता है तो 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे का परिचय देते हैं कि वह कहाँ है, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। इस तरह की बातें वह आपस में करते हैं। सामने बैठी वह महिला किसी से बात नहीं कर रही थी, जिसका नाम तान्या है। तान्या की किसी से बातचीत नहीं कर रही थी वह बात। मगर धीरे धीरे जब सफर आगे बढ़ता है तो 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे का परिचय देते हैं, वह कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। इस तरीके से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। सामने बैठी महिला बात नहीं कर रही थी, जिसका नाम तान्या है। तान्या अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से ही सिर्फ बात कर रही थी और बता रही थी कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और कितने किलोमीटर का सफर बचा हुआ है। खिड़की से बाहर झांकती है और यह देखते हुए सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उससे ठीक सामने आदमी ने कहा, बहन जी, लगता है आप पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रही हैं। ट्रेन में मुंबई पहली बार जा रही लगता है। तानिया बोलती है, हाँ, मैं ट्रेन में बहुत सफर किया है, लेकिन अकेले मैं पहली बार जा रही हूँ। जब दोनों कहते हैं तो बहन जी, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते। ऐसे ही बातचीत का चल रही थी। कुछ खाने पीने की बात होने लगी। उसके पास खा रहे आदमी उसको खाने के लिए ऑफर करते हैं। तान्या उसके लिए मना कर देती है, लेकिन 15 से 16 घंटे का सफर अभी भी बाकी था। अनजान व्यक्ति से लंबे सफर तक जाने के साथ साथ जब सोने की बारी आई तो वह आराम से
बातचीत कर रहे दोस्तों को देखती है। उधर उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन्होंने तान्या से भी जब भी खाने के लिए कुछ सामान के लिए पूछा तो वह खाने पीने के लिए मना कर देती। आखिरकार तान्या मजबूर हो जाती है। जब भी वह कुछ खाने को देते तो वो ना में सर हिला देती थी। दोनों उसके सामने लेकर आते लेकिन वो हर बार मना कर देती। वो धीरे धीरे दो आदमी दोस्ती बढ़ाने के लिए आतुर थे। वह लोग खाने के कुछ भी सामान देते तो तान्या की तरफ हाथ बढ़ा दे, बहन जी आप भी कुछ खा लीजिए। इस तरह से ये सफर तो वाकई बहुत सुहाना था, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन चलते चलते लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का सफर अभी भी बाकी था। 1000 किलोमीटर का सफर तय होने में। सानिया पति को फोन लगाती है और कहती है कि आपसे मैं 150 किलोमीटर ही दूर रह गई हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। बस इतना ही फोन था। उसका पति ने आखिरकार यह खुश होकर अपनी पत्नी को बताया और सामने वाले व्यक्ति के साथ वह महिला घुल मिल गई। बहन जी आपको चाय पीनी है? इस तरीके से आदमी उनको चाय के लिए ऑफर करने लगा। तीसरी बार तान्या ने हाँ में सर हिलाया और वह चाय पीने के लिए राजी हो गई। तान्या एकदम जैसे ही चाय तान्या पीती है वह एकदम से बेहोशी की हालत में होने लगती है। ऐसा लगता है कि नींद आने वाली है और लगभग 2-3 घंटे के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही पता चलता है तान्या अब रेलवे स्टेशन पे नहीं, ना ही ट्रेन की बर्थ में है, वह बल्कि एक अनजान कार के अंदर बैठी हुई है जो बहुत तेजी से चल रही है। जब उसकी आंखें पूरी तरीके से खुलती है पर वह बेहोशी की हालत में होती है, वह ठीक से नहीं बोल पा रही होती है। लेकिन उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को देखती है जो उसके साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। व्यक्ति जो एक कार चला रहा था उसे एहसास हुआ कि उनमें से कोई ना कोई उसके साथ अनहोनी घटना करना चाहता है। वह कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इससे पहले कि वे कुछ बातचीत का उत्तर देते उसको एक जोरदार से थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि आवाज निकाली तो पिटाई हो जाएगी, इसलिए चुपचाप रहना पड़ेगा। क्योंकि उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। उसको पीने के बाद उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वह इन सब चीजों का विरोध कर सके और चालक को गाड़ी रोकने के लिए सहज हो सके। वह शीशे से बाहर देख रही है कि वह कहाँ जा रही है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो दोनों आदमी उसको बोलने पर बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। वह महिला ऐसे बेसुध हो गई थी जैसे वो काफी दिनों से बीमार हालत में हो। लेकिन उन दोनों ने उसको ऐसे पकड़ रखा था कि वह औरत कहीं बाहर जाने लायक, देखने लायक भी नहीं रह गई थी। उसकी रूह कांप रही थी। काफी समय गुजर जाने के बाद कार रुकती है मुंबई के रेड लाइट एरिया में। जिस घर में उसे ले जाया जा रहा था वहां बाहर 2 महिलाएं बैठी हुई थी। उनमें से कुछ कुछ सुनाई दे रहा था उसको। दोनों आदमी उन दोनों महिलाओं से बात करते हैं और उसे एक कमरे के अंदर बुला लिया जाता है। वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो बंद दरवाजे के झरोखे से कान लगाकर सुनती है तो पता चलता है कि उसका सौदा किया जा रहा है। उसको बेच दिया जाता है और उसकी कीमत लगाई जाती है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए लेकर वह दोनों जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं वह महिला उन दोनों के पैरों पर लिपट कर गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है। दोनों आदमी ठोकर मारते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। वह फिर बेहोश हो जाती है। उसे हल्का हल्का होश आने लगता है। वह रोने लगती है। अब यह कोठे की मजदूर हो चुकी थी और कोठे में नजर जब घुमाती है तो देखती है वहां पर पहले से ही काफी सारी लड़कियां थी, जिनमें से किसी ने कुछ कपड़े पहन रखे थे, किसी ने कुछ नहीं पहन रखे थे और वह पुरुषों को उत्तेजित कर रही थी। तान्या को एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह विरोध करने को आतुर हो गई थी, चिल्ला रही थी। उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से उसके पट्टी बांध दी जाती है। अभी 8 अक्टूबर से एक दिन गुजरा हुआ लगता है और धीरे धीरे करके करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी उसको कहीं नहीं दिखाई देती है तो वो काफी परेशान हो जाता है। फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। वह अपने माता पिता को फोन करता है और पूछता है, अपनी पत्नी की जानकारी लेता है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ को सूचना देता है कि तान्या नाम की पत्नी जो कि बेंगलुरु से मुंबई आ रही थी वो गुमशुदा हो गई है। तमाम कोशिश करने के बाद अपनी पत्नी की तलाश करने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर भी जाता है। वहां पर सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करता है। देखता है उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन के ट्रेन के अंदर बैठती है। आखिरकार तमाम कोशिश करने के बाद इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढता है। उधर उसकी पत्नी को दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था जिसका वह विरोध करना छोड़ दे। रोजाना उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था और जितना उसके साथ जाति की जा सकती थी वह की जाती थी। उसको उसके कल्पना भी नहीं थी। जब इन बातों को होते हुए लगभग 15 दिन बीत जाते हैं तो कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहक के सामने नहीं आई तो फिर तुम्हारा वह हाल
कर दिया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लड़कियां उसको समझाती हैं, जो पहले से वहां लड़कियां काम कर रही होती हैं उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है। वह लड़कियां तान्या को बात मानने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं का काम करना होगा। यदि तुम्हें कोई छुड़ा सकता है, कोई बचा सकता है, तुम्हारी मदद कर सकता है, वो आखिर तुम हो। आखिरकार तान्या टूट जाती है और तान्या ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। तान्या भी वैसे कपड़े पहन लेती है अन्य महिलाओं की तरह, जिसके पहनने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। लगभग 20 महिलाओं के साथ तान्या भी शामिल हो जाती है। उनका पहला ग्राहक आता है, वह उसे लेकर कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो तान्या रोने लगती। उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, उसके आंखों में आंसू थे और वो आंसू टपक रहे थे। रोते हुए तान्या अपने ग्राहक के पैरों में गिर जाती है, कहती है, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे ही यहाँ चली आई हूँ। मेरे पति साहिल है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, पर मुझे किसी ने किडनैप करके यहाँ पर बेच दिया है। तो उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि कोठे पर आने वाला व्यक्ति कभी शरीफ नहीं हो सकता। मदद करने की जब बात आती है तो वह कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा। दूसरी तरफ उसका पति साहिल तमाम कोशिश कर रहा था, बार बार फोन देखता है, सोचता है कहीं से तान्या की कुछ तो खबर मिल जाए। वह सोच ही रहा होता है तो तान्या फोन करती है। जब उसका फोन दूसरी तरफ उसका पति साहिल तमाम कोशिश कर रहा था, वह बार बार फोन देखता था, सोचता था कहीं से तान्या की कुछ खबर मिल जाए। वह सोच ही रहा था कि तान्या सुबह शाम रोज फोन करती थी, अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आखिरकार 16 दिन गुजर जाते, फिर एक अनजान नंबर से उसके पास फोन आता है। साहिल जैसे ही फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से रोते हुए एक महिला की आवाज आती और वो कहती है, मैं तान्या बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनाने में और कहने में गुजर जाती है। तभी उसका पति कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे अपना ठिकाना बताओ। उसका पहला ग्राहक जिससे बात कराई थी वह जानकारी देते हुए सारी कमरे की जानकारी, कोठे की जानकारी उसके पति तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति अभी तक मजबूर था क्या करूं क्या ना करूं, वह अब यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी सही सलामत है। वह अपनी पत्नी से बात करके खुश हो जाता है, उसको सारी जानकारी हो जाती है वह कहाँ पे है और किस हालत में है। पर साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह पुलिस के पास जाए तो जाए कैसे। पुलिस वहां छापामारी करती भी है या नहीं करती है, वह इन सवालों के जवाब में फंस जाता है। लेकिन वह सोचता है कि वह पुलिस के पास जाएगा और पुलिस को सारी बात बताएगा। वह पुलिस के पास जाता है और सब बताता है। पुलिस वहां छापामारी की तो पता चलता है उसे कोठे से गायब कर दिया जाएगा। साहिल सोचता है कि पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस वहां छापामारी करेगी, उसकी पत्नी को नुकसान हो सकता है। तो वह सोचता है कि खुद ग्राहक बनकर उस कोठे पर जाएगा और अपनी पत्नी को वहां से छुड़ा कर लाएगा। साहिल ऐसा ही करता है, वह ग्राहक बनकर सीधा उसी कोठे पर जाता है। उसी कोठे पर जाने के बाद वह लड़की पसंद करने की बात आती, तो वह वो पुराना ग्राहक को ढूंढता है। अब वह ग्राहक साहिल को देखता है और महिलाओं के बारे में बताता है। साहिल अंदर जाता है, महिलाओं को ढूंढता है। वह अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है उन सभी महिलाओं के बीच में। वह काफी प्रयास करता है और महिलाओं को रिजेक्ट करता चला जाता है। वह सिर्फ अपनी पत्नी को ही खोज रहा होता है। तान्या भी एक कॉल गर्ल के रूप में वहां पर खड़ी होती है। साहिल अपनी पत्नी को देखता है, उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं। वह उसे पसंद कर लेता है और फिर वह उसके साथ कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तो उसका पति साहिल दरवाजे की कुंडी लगाकर अपने पत्नी की तरफ देखता है, जो कि वह रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वह समझ नहीं पाता है कि करे तो क्या करे। वह सोचने लगता है कि वह कैसे अपनी पत्नी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाए। बस ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी कहती है, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं साहिल यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, किसी भी तरीके करके मुझे यहाँ से ले चलो। वह ठंडे दिमाग से ये सब सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसके साथ बैठकर बातचीत शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह जानने की कोशिश करता है कि वह यहाँ तक किस तरीके से पहुंची और उसके साथ यहाँ पर क्या क्या जुल्म हुए। तभी साहिल को बैठे बैठे एक युक्ति सूझती है। वह पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और पूरी कहानी 8 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की सारी घटना पुलिस के साथ साझा करता है और वह बताता है कि उसकी पत्नी किस कोठे में मौजूद है और किस कमरा नंबर पे वह रह रही है। मुंबई पुलिस विभाग ने भी ईमानदारी का काम करते हुए सब कुछ सुना समझा और इसके लिए मुंबई पुलिस ने उच्च सम्मान की हकदार भी कहलाई जाती है। माह अक्टूबर सन 2011 की है, जो मुंबई पुलिस विभाग ने साहिल की सारी बात सुनी समझी और ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने अगला कदम उठाया, जिसके लिए
मुंबई पुलिस सम्मान की हकदार है। मैं बात कर रहा हूँ माह सन 2011 की मुंबई पुलिस की, जो इसको बहुत बड़ी कामयाबी दी गई। मुंबई पुलिस एक मुंबई के रेड लाइट एरिया में छापा मारती है और कमरों की तलाशी करती है। उन कमरों में से एक कमरे में जब जाती है तो वहाँ पे साहिल की पत्नी तान्या मिलती है। मुंबई पुलिस कोठे पर जाती है और वहाँ पे छापेमारी करती है। वहाँ पर एक कमरे की तलाशी ली जाती है। उन्हीं में कमरों में मौजूद वह दोनों मिलते हैं। दोनों की हालत देखने लायक थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाल लाती है। उनके साथ ही वहाँ पर मौजूद 20 अन्य लड़कियों को भी वहाँ से मुक्त कराती है, जो दलालों के चंगुल में फंस जाने के कारण यहाँ पर आ गई थी। कोठे की मालकिन से पूछताछ की जाती है, दलालों की जानकारी ली जाती है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी भी चालू कर देती है। तो पता चलता है कि वह दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसी ही जगहों पर नजर गड़ाए रहते हैं। कई लड़कियों, महिलाओं जो कि अकेली सुंदर दिखती हैं, उन्हीं को अपना निशाना बनाकर कोठे पर लेकर आते हैं और यहाँ पर बेच देते हैं। तान्या भी इन्हीं में से एक शिकार हुई महिला थी। तान्या को अपने पति के पास बेंगलोर भेज दिया जाता है और पुलिस ने जब यहाँ के कोठे के मालकिन सुनीता पुजारी और फरजाना शेख, इन दोनों के साथ 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन चारों की मदद से उन दलालों की मशक्कल की जाती है जो महिलाओं को लेकर यहाँ पर आकर बेचते हैं। दोस्तों, साहिल ने बहुत ही अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाया और उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचाया। कई अन्य व्यक्ति ऐसे होते हैं, शायद अपनी पत्नी को इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उन पर तमाम तरीके के लांछन लगाते हैं और कहीं का नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि तुम उसी के लायक हो, यह मेरी जिंदगी है, वह तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन साहिल ने ऐसा नहीं किया। उसने एक अच्छे पति और अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाते हुए अपनी पत्नी को वहां से बचाया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह सच्ची घटना आपको प्रेरित करती है। दोस्तों, मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप सफर पर हो, किसी से सामान ना खाएं और ना ही दोस्ती करें या बातचीत करने की कोशिश भी ना करें। कौन व्यक्ति किस रूप में, किस मानसिकता के साथ बैठा हुआ है, ये आप नहीं जानते हैं। आपको वह किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, तान्या के साथ क्या नुकसान हुआ, उसने अपना क्या क्या खो दिया। यह सच्ची घटना मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। इसमें सभी नाम जो है वो काल्पनिक है, सभी बदले गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।